ओके क्लास 1 मिनट वेट कर लेते हैं सो दैट ऑल पार्टिसिपेंट कैन ज्वाइन एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, आफ्टर मैं सबको एडमिट कर रही हूँ और 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। We were discussing the read method. Read method क्या करेगा आपका? रीड मेथड सिंपली जो कैरेक्टर आप इनपुट देंगे ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर रीड करता है और सिंगल कैरेक्टर रीड करने के बाद उस कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू रिटर्न करता है। लेट्स से अगर मैंने इनपुट दिया कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू क्या है 65। सो रीड मेथड क्या करेगा, ए को रीड करेगा और उसकी आस्क की वैल्यू विच इज 65 वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह लेट से मैं कह रही हूँ कि मैंने कैपिटल डी इनपुट दिया है, सो कैपिटल डी की आस्क की वैल्यू क्या होगी 68। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इनपुट लेगा कैरेक्टर और उस कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि हर कैरेक्टर के पीछे और जो हम कीबोर्ड की जो की है हर की के पीछे उसकी एक आस्क की वैल्यू स्टोर है, सो दैट योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि ए क्या है, बी क्या है, प्लस क्या है, वन क्या है। ठीक है, सो हर कैरेक्टर के पीछे एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन है जिसको हम आस्क की वैल्यू कह रहे हैं और वो न्यूमेरिक वैल्यू फिर बाइनरी वैल्यू में ट्रांसफॉर्म होती है विद डिवीजन विद 2, जो हम एलसीएम ले रहे होते हैं तो बाइनरी वैल्यू आ रही होती है। तो वो हम रीड का मेथड क्या करेगा, एक सिंपल कैरेक्टर इनपुट लेगा और कैरेक्टर की जो आस्क की वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म तो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहा होता है ना, तो कंप्यूटर को तो नहीं पता कि ए क्या है। तो हर की जो हम प्रेस कर रहे होते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड में हर की के बैकएंड पे एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन होती है जिसको हम आस्क की वैल्यू कह रहे हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उसी का इन हैंड वर्जन जो है हमारे पास यूनिकोड है क्योंकि आस्की में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कम थे। अब आप देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा रेंजेस आ गई हैं, सब आपने डबल आईसीटी में पढ़ा होगा आई गेस। अब हमारे पास क्या है, सिंबल्स की रेंज बहुत बढ़ गई है। हम व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं या हम कीबोर्ड भी देख रहे हैं तो हमारे पास मल्टी कैरेक्टर्स की सपोर्ट आ गई है जिसमें इमोजीज वगैरह भी आ गए। तो फिर हमारे पास स्कीम की रेंज को बढ़ाना पड़ गया। ठीक है, आस्की जो है वो 2 की पावर 7 को रीड कर रहा है। 2 की पावर 7 लाइक हमारे पास कितने कैरेक्टर्स होंगे, 2 को 7 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ये हुआ कि हमारे पास कैरेक्टर ज़्यादा है, इस रेंज से भी ज़्यादा है, हमें और कैरेक्टर्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि यूनिकोड स्कीम क्या यूज़ कर रही है 8 एंड 16 बिट्स। तो आप 2 की पावर 16 लगा लें, आपके पास मल्टीपल थाउजेंड करेक्टर्स की सपोर्ट आ गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रीड की क्या मेथड क्या करेगा, जस्ट जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करेगा वेट करेगा, प्रॉम्प्ट करता रहेगा कर्सर। क्लास वॉइस का इशू आ रहा है, वॉइस स्लो आ रही है आप लोगों को, वॉइस क्लियर नहीं है क्या?
क्लियर है? सो अब तो राफी आपके इंटरनेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो, सो आपको वॉइस का इशू आ रहा हो, बाकी सबको तो बिल्कुल क्लियर है। एनी हाउ रीड की का मेथड क्या करेगा? रीड की का मेथड जस्ट वेट करेगा यूजर से कि यूजर कोई की प्रेस करे, जैसे कोई यूजर कोई की प्रेस करेगा रीड की का मेथड बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए हम रीड की का मेथड यूज करते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो आपने पहले यूज की हो तो उसमें अगर आप रीड की का मेथड हम हमेशा प्रोग्राम के एंड में यूज कर रहे होते हैं। वो हम इसलिए कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए हमारी स्क्रीन पे वो स्क्रीन होल्ड कर सके। इतनी जल्दी नैनो सेकंड में जाके वापस भी आ जाता है। अगर आप कंसोल डॉट रीड की यूज़ करें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट जनरेट ही नहीं हुआ, आउटपुट स्क्रीन ही नहीं आई, जबकि वो आ चुकी होती है और इतनी जल्दी आके नैनो सेकंड में वापस भी चली जाती है। इसीलिए स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए हम कंसोल डॉट रीड की का मेथड यूज़ करते हैं। रीड की का मेथड क्या करेगा? जैसे ही रीड की का मेथड मिलेगा आपकी स्क्रीन जो है वो होल्ड पे चली जाएगी, मतलब वो होल्ड हो जाएगी। जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे वो रीड की का मेथड उस की को अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, बल्कि की प्रेस करते के साथ ही बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली ये क्या कर रहा होता है? दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड टू होल्ड द स्क्रीन अंटिल यूजर प्रेस अ की। जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करता कंसोल डॉट रीड की का मेथड क्या करेगा? वेट कर रहा होगा। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, स्ट्रिंग टेस्ट स्ट्रिंग, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया, एंटर स्ट्रिंग। और टेस्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन यू एंटर्ड जीरो टेस्ट स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग इनपुट लिया है यूजर से और उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग हमने क्या इनपुट दिया? हेलो वर्ल्ड। वो हेलो वर्ल्ड की वैल्यू टेस्ट स्ट्रिंग में स्टोर हो गई। और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने कंसोल डॉट राइट लाइन पे यू एंटर्ड प्रिंट करवा दिया, यू एंटर्ड the string which we have taken input, test string। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया यू एंटर्ड हेलो वर्ल्ड। और ये हमारे पास सिंगल कोट में आ रहा है, तो हमने ये जो इंडेक्स ऑपरेटर है इसके साथ हमने सिंगल कोट भी यूज किया है। सेकंड हमारे पास ओके, तो जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो किस तरीके से काम कर रही है? हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर, ठीक है, इट यूजर इनपुट। और फिर ये हमने चीजें ऐसी प्रिंट करवा दी, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कंसोल डॉट रीड की। यूजर से वो की का वेट करेगा, जैसे यूजर कोई की प्रेस करेगा फिर आगे जाएगा। ठीक है, नहीं तो जब तक रीड की, जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करेगा ये आगे प्रोग्राम नहीं जाएगा। ठीक है, स्क्रीन वहीं पे होल्ड करेगी। जैसे ही यूजर ने कोई की प्रेस की आगे आएगा, नेक्स्ट लाइन का इनपुट देगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा आपके कर्सर को। पहले तो ये प्रिंट कर देगा ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आपके कंसोल पे। उसके बाद वेट करेगा, यूजर प्रॉम्प्ट करेगा, आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। जैसे यूजर ने कोई भी प्रेस की, इसको कहाँ ले जाएगा? कंसोल डॉट राइट लाइन नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहेगा? इनपुट यूजिंग रीड। ठीक है, यूजर इनपुट लेगा कंसोल डॉट रीड। ठीक है, यूजर ने इनपुट दिया कंसोल डॉट रीड, लाइन हमने यूज नहीं किया, हमने यूज किया कंसोल डॉट रीड। ठीक है, कंसोल डॉट रीड, यूजर जो इनपुट देगा पूरी लाइन रीड करेगा। लेट से यूजर ने इनपुट दिया लर्निंग सी शार्प, और जो फर्स्ट कैरेक्टर पास किया यूजर ने, जो हमने रीड का यही मेथड पढ़ा था ना, the read method reads the next character from the standard input stream, it returns the ASCII value of the character। तो ये क्या करेगा? L, ये पूरी स्ट्रिंग में से जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको रीड करेगा L, और L की ASCII वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। और कहाँ स्टोर कर देगा? इस यूजर इनपुट में। देखें तभी हमने इस यूजर इनपुट को इंटीजर रखा था, बिकॉज कंसोल डॉट रीड का मेथड रीड तो करता है फर्स्ट कैरेक्टर को, बट उस फर्स्ट कैरेक्टर की आस्की वैल्यू रिटर्न करता है, और आस्की वैल्यू इंटीजर में होती है, इसलिए हमने यूजर इनपुट को इंटीजर रखा है। तो अगर हम लेंथ एल को देखें, सो कैपिटल ए की वैल्यू 65 है आई गेस। सो आप एल का लगा लें कि एल की क्या वैल्यू होगी हमारे पास, कैपिटल एल।
ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमने एग्जांपल देखी, हमारे पास स्ट्रिंग यूजर इनपुट, इंट इंट वैल्यू एंड डबल डबल वैल्यू। हमने 3 अलग टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर किए। इसको करके देख लेते हैं कि ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, रीड वाला मेथड जो है। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। सॉरी, रीड किया है। int a is equal to console dot read। आप अपने पास विजुअल स्टूडियो पे रन करके देखें। विजुअल स्टूडियो किसी के पास ओपन है? इसको अपने पास आप रन करो फरजान। फिर ये मुझे अपनी शेयर स्क्रीन डिसेबल करनी होगी। जी, अब आप करें अपनी स्क्रीन शेयर फरजान। ये यहाँ पे इनपुट दो, इंट ए
इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड। ठीक है, ये रीड का मेथड आ गया। ठीक है, एंटर, और फिर यहाँ पे प्रिंट करो कंसोल डॉट राइट लाइन ए, रन करो। स्क्रीन शेयर करो दोबारा से, रन वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दोबारा सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे इनपुट दो ए, कैपिटल ए, एंटर। देखो 65। अब देखें यहाँ पे इन्होंने हम कंसोल डॉट रीड की का मेथड यूज नहीं किया, हमारे आउटपुट ने स्क्रीन को होल्ड नहीं किया और वापस आ गया। यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की यूज करो। ठीक है, सेमीकोलन और रन कर दो। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि कैपिटल ए की जो है वो आज की वैल्यू 65 है, यहाँ पे आप कैपिटल बी करो, 66 होना चाहिए। देखो 66। क्लोज करो, दोबारा रन करो। अब यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखना है, लर्निंग। ये क्या कर रहे हो? 76। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? अगर हम 65, कैपिटल ए वॉज 65, तो वहां से अगर हम कैपिटल एल प्रिंट करना शुरू करें वहां पे, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? 76। 65 से ऑनवर्ड हम उसको कैलकुलेट करें, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आ रहा है। वहां पे स्लाइड में जो है वो शायद मिस टाइपिंग हुई है, मिस प्रिंटिंग है कुछ। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर की जाएगी, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी आज की वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, आप दोबारा रन करो, स्मॉल ए करो, स्मॉल ए आई गेस 97 है। ठीक है, 97। दोबारा एक दफा रन करो, अब देना प्लस का सिंबल। ठीक है, तो प्लस की हमारे पास जो आज की वैल्यू है वो 43। ठीक है, ऑफ कर दें अपनी शेयरिंग। मेरे पास वेटिंग रूम में कोई भी नहीं आ रहा। लास्ट स्टूडेंट जो है वो अल्तमश थे, जिनको मैंने एडमिट कर दिया मीटिंग में। उसके अलावा और कोई नहीं है जो वेटिंग पे है। अच्छा, मोहम्मद मुनीम पूछ रहे हैं कि आज की वैल्यू क्या होती है। आज की वैल्यू बेसिकली हर कैरेक्टर के पीछे उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू, सो दैट कंप्यूटर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इजीली बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ये हमारे पास मेथड्स हो गए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया कन्वर्जन का। ठीक है, कन्वर्जन का किस तरीके से बताया है कि हम, क्योंकि अब हम हमेशा जो इनपुट लेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग या फिर हमारे पास अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर फॉर्म में हो। ठीक है, हमें इंटीजर, डबल, फ्लोट्स, सारी वैल्यूज पे काम करना है कैरेक्टर, तो उसके लिए और मेथड हमारे पास एक ही है, कंसोल डॉट रीड लाइन, जो रीड करने के लिए यूज होता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम हर कैरेक्टर को उसके अकॉर्डिंगली डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लाइक इन्होंने एक एग्जांपल दी है, स्ट्रिंग यूजर इनपुट इंट, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक डबल और एक स्ट्रिंग।
फिर यूजर से कहा कि एंटर इंटीजर वैल्यू इनपुट दो, यानी कि अगर यूजर इनपुट इंटीजर वैल्यू इनपुट देनी है तो यूजर इनपुट कंसोल डॉट रीड लाइन देगा। तो यूजर, क्योंकि प्रॉम्प्ट क्या आ रहा है इंटीजर वैल्यू, लेट्स से यूजर ने 10 इनपुट दिया, तो वो उस 10 को यूजर इनपुट में स्टोर कर देगा। और रीड लाइन का मेथड बाय डिफॉल्ट आप जो भी इनपुट देंगे उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। हमें क्या करना है, हमें उस 10 को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट val इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 यूजर इनपुट, यानी कि जो यूजर इनपुट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और फिर इंटीजर में स्टोर करो। अगर आप विदाउट कन्वर्टिंग, हम जो है वो, अच्छा, डबल इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स ले रहा होता है मेमोरी में। 2 की पावर 4 मीन्स कि हमारे पास कितने वो आ सकते हैं, तो उसकी रेंज कितनी बनेगी, उसी रेंज के अकॉर्डिंगली हम वो वैल्यूज दे सकते हैं। 16, तो 2 की पावर 16 आप लगाएं। उसी तरह डबल क्या कर रहा होता है, उसको डबल कर रहा होता है। 2 की पावर 8 तक जो है वो आप उसमें नंबर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। दोनों में होते पॉइंटिंग वैल्यूज हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंट और लॉन्ग यूज होता है। इंट कितने बाइट ले रहा होता है, 4 बाइट्स, और लॉन्ग कितनी बाइट ले रहा होता है, 8 बाइट्स। इसी तरह जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स ले रहा होता है और डबल जो है वो 8 बाइट्स ले रहा होता है, बल्कि डबल 16 बाइट्स ले रहा होता है। सो अगर आपके पास बहुत बड़ी पॉइंट के बाद बहुत बड़ी वैल्यू है जो फ्लोट में स्टोर नहीं हो सकती, तो फिर हम उसका डबल यूज कर रहे होते हैं। फ्लोट इज बेसिकली डबल ऑफ फ्लोट। ये तो हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली, अगर इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है तो कन्वर्ट डॉट टू इन 32, अगर डबल में करवाना है तो कन्वर्ट डॉट टू डबल। अच्छा, इंटीजर भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक 4 बाइट वाला और एक 8 बाइट वाला। तो इसीलिए आप देखें दो मेथड आ रहे होते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, कन्वर्ट डॉट टू इन 64। अगर आपने 4 बाइट्स वाले इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है, यूजली हम उसी में करवा रहे होते हैं, तो 32। और अगर बहुत बड़ी वैल्यू है आपकी इंटीजर में ही, ठीक है, जो इस 32 बिट में स्टोर नहीं हो सकती, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं 64, कन्वर्ट डॉट टू इन 64, यानी कि 8 बिट, 2 की पावर 8 वाला। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने न्यूमेरिक डाटा इनपुट लेना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल इनपुट ले लें। डबल रेडियस इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स वेरिएबल। आप पार्स का मेथड कन्वर्ट, अगर आप कन्वर्ट नहीं करवाना चाह रहे तो यू कैन यूज पार्स वेरिएबल एज वेल। पार्स का वेरिएबल क्या करेगा हमारे पास, पार्स का वेरिएबल जो है वो वैल्यू को उस अकॉर्डिंगली डाटा टाइप में पार्स कर देगा। लेट से हमने एक वेरिएबल इनपुट लिया, कंसोल डॉट रीड लाइन स्टोर द यूजर इनपुट इनटू अ स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद हमने रेडियस को डबल में रखना है क्योंकि पॉइंट में हो सकता है रेडियस, नहीं एंट्री पॉइंट तो मेन ही होगा। हम आपका प्रोग्राम हमेशा एग्जीक्यूट मेन मेथड से होगा। ठीक है, तो हमने रेडियस में स्टोर करवाना है। रेडियस की डाटा टाइप मेरे पास डबल है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ, डबल रेडियस इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स, और वो वेरिएबल यानी कि जिसमें हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया था। डबल रेडियस इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट यूजर से इनपुट लें और उस इनपुट को डबल वैल्यू में पार्स करवा के डबल के वेरिएबल में स्टोर करवाएं, क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग रीड करता है और अब मुझे डबल में स्टोर करवाना है। तो मैं जो वैल्यू दे रही हूँ उसको वो पहले मैं क्या करवा रही हूँ, डबल में पार्स करवा रही हूँ और फिर डबल के वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ। इसी तरह मुझे अगर इंटीजर वैल्यू को करवाना है, सो इंट वैल्यू इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि पहले इनपुट लो, उसको इंटीजर वैल्यू में पार्स करो और फिर उसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करवाओ, वरना फिर वो इनकम्पेटिबल टाइप्स का एरर देगा अगर मैं पास नहीं करवाऊंगी। अगर मैं बोलूंगी इंट वैल्यू इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन तो एरर देगा, क्योंकि रीड लाइन स्ट्रिंग रीड करता है और इंटीजर में मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा रही हूँ, तो ये एक इनकम्पेटिबल टाइप है। पार्स का मतलब है कन्वर्ट करेगा, तो आपके पास दो मैकेनिज्म है। आप चाहें तो कन्वर्ट डॉट टू इन 32 वाला मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन डॉट पार्स का मेथड भी यूज कर सकते हैं।
दोनों कन्वर्ट कर रहा होगा। कंसोल डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करो। इट मे बी ट्रू, क्योंकि सी शार्प बहुत सारे फीचर जो है वो जावा के जो है वो यूज कर रहा होता है, बट इस केस में मुझे जो है वो 100% कंफर्म नहीं है। अगर आपने सुना है तो मे बी ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, each C sharp data type has a method to parse a string and convert that string into the corresponding data type। कह रहे हैं जितनी भी C sharp की data types हैं, like integer हो गया, float हो गया, double हो गया, उन सब का इक्विवेलेंट पार्स मेथड भी है, सो दैट आप स्ट्रिंग की वैल्यू को इजीली पार्स कर सकें कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा टाइप में। जो भी डाटा टाइप आपको रिक्वायर है उसको आप उसी के अकॉर्डिंगली पार्स कर सकें। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बताया कि क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज आई हैव क्रिएट अ क्लास कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की क्लास में मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक लॉन्ग एडम, जो कि 2 इंटीजर वैल्यू एज एन इनपुट ले रहा है और रिटर्न कर रहा है एक लॉन्ग वैल्यू, सो दैट इज वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। We have created a new class now, the calculator class. To put the class to use, we simply have to create an object of the class। ये वही काम है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने अब अलग अलग क्लासेस बनानी शुरू कर दी। एक मैंने अलग क्लास बनाई, क्लास कैलकुलेटर। उस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया, यूजर डिफाइंड मेथड। बेसिकली एक फंक्शन बनाया। मेथड और फंक्शन को हम डिफरेंशिएट इस तरीके से कर रहे होते हैं कि मेथड वो जो कुछ रिटर्न ना कर रहा हो और फंक्शन वो जो रिटर्न कर रहा हो। तो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो इसलिए हम इसको फंक्शन कह रहे हैं। हर वो मेथड जो कुछ रिटर्न कर रहा हो हम उसको फंक्शन भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो मैंने फंक्शन बनाया ये 2 इंटीजर इनपुट ले रहा है और उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस क्लास एंड इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस मेथड, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर की क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट मैं हमेशा मेन मेथड से बनाऊंगी। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, नेम ऑफ द क्लास जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, कैलकुलेटर एंड देन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट वो मेमोरी में रेफरेंस हो सके। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं रन टाइम पे। यानी कि जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ तो उसी वक्त रन टाइम पे डायनेमिकली उसको उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है। मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे होती है, इज इक्वल टू न्यू कॉल कैलकुलेटर। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में जाके कैलकुलेटर की क्लास के लिए एक इंस्टेंस बना देगा, उसका नाम कर देगा ओबीजी। आज से पहले तो हम ये पढ़ते आ रहे थे ना, इंट ए इज इक्वल टू 10। तो जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी वो स्टैक एरिया पे जाके ए नाम का एक वेरिएबल बना देगा जो 10 वैल्यू होल्ड कर रहा होगा। सो ए इज द नेम ऑफ वेरिएबल जो कि रेफरेंसिंग के लिए यूज होगा। अब जब मुझे 10 वैल्यू रिक्वायर्ड होगी मैं क्या यूज करूंगी, नेम ऑफ वेरिएबल ए। इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट हर क्लास का, एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। सो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में रेफरेंस किस तरीके से होंगे, थ्रू देयर नेम्स। मतलब मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होंगे। लेट से ये ओबीजी है, फिर मैंने एक और बनाया ओबीजी 1, तो फिर ओबीजी 1 मेमोरी की किसी और पोजीशन पे जाके स्टोर होगा, सो दैट हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू का कीवर्ड, देन न्यू, न्यू का कीवर्ड, न्यू का कीवर्ड डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये रेफरेंस टाइप है ऑब्जेक्ट जो कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी, इसलिए हम न्यू का कीवर्ड यूज कर रहे हैं।
Classes must be instantiated dynamically with use of the new operator. Means dynamically उसी टाइम जब प्रोग्राम रन होगा डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी. कंपाइल टाइम पे आपका कंपाइलर जो है डिसाइड नहीं करेगा कि इसको मेमोरी के कौन से पोर्शन पे रखना है. जब प्रोग्राम रन होगा तभी वो यूज करेगा. द न्यू ऑपरेटर रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द न्यू ऑब्जेक्ट. ये न्यू का ऑपरेटर क्या करेगा? न्यू का ऑपरेटर ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है ओबीजी के नाम का मेमोरी में उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा कि ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है मेमोरी के. जैसे हम प्लॉटिंग की बात कर रहे होते हैं तो ब्लॉक्स बने होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर हाउस नंबर होते हैं. तो हाउस नंबर यूनिकली किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस को जो है वो रेफरेंस करने के लिए, अब लेट से मुझे कहीं जाना है किसी, तो मैं सबसे पहले होम एड्रेस पूछूंगी. तो हेड होम एड्रेस मुझे एज अ रेफरेंस मिलेगा कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मैं उस होम नंबर से, किसी से मुझे पूछना हो कि ये कहाँ है तो मैं डायरेक्ट होम नंबर बता दूंगी कि हाउस नंबर कहाँ मिलेगा मुझे. तो वो न्यू का ऑपरेटर भी क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में जहाँ स्टोर है उसका रेफरेंस बता रहा होगा कि ये मेमोरी में इस जगह पे जाके स्टोर है, मेमोरी एड्रेस. एंड कैलकुलेटर इज द नेम ऑफ क्लास अगेन, जिसको हम कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं, जो न्यू के बाद यूज होता है ब्रेसेस के साथ. दे लेट यू पास डाटा टू अ क्लास कंस्ट्रक्टर, द स्पेशल मेथड दैट लेट्स यू इनिशियलाइज द डाटा इन अ क्लास. ठीक है, ये एक स्पेशल मेथड होता है कंस्ट्रक्टर का और विद एट यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक के बाद वो हम कंस्ट्रक्टर ही देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और किस लिए यूज हो रहे होते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम इस तरीके से कर रहे होते हैं. नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड देन अगेन नेम ऑफ क्लास विद राउंड ब्रैकेट. ये राउंड ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं कि ये उस क्लास का मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है. अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो ऊपर क्लास बनाई थी कैलकुलेटर की, इस क्लास के मेथड को मुझे एक्सेस करना है. तो इसको एक्सेस करने के लिए पहले मुझे कैलकुलेटर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. लाइक कैलकुलेटर ओबीजी इज इक्वल टू न्यू कॉल कैलकुलेटर. ऑब्जेक्ट बन गया, मेमोरी में एक रेफरेंस बन गया कैलकुलेटर के लिए ओबीजी के नाम का. और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, ओबीजी इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने एडम का मेथड कॉल कर दिया जो कि इस क्लास में डिफाइन था एडम, और उसको दो इनपुट दे दिए 2 एंड 3. सो ये ऑब्जेक्ट डॉट एडम. अच्छा, अगर मैं ऑब्जेक्ट के नाम के अलावा एडम को यूज करूंगी तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये मैंने क्लास के अंदर डिफाइन किया है. तो मैंडेटरी है कि पहले मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ उस मेथड को यूज करूं, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस में करके भी दिखाया था. तो ऑब्जेक्ट डॉट एडम 2, 3 ये दो वैल्यूज पास करेगा. फर्स्ट वाली वैल्यू 2 फर्स्ट वेरिएबल में, सेकंड वैल्यू 3 सेकंड वेरिएबल में. वैल्यू 1 में 2, वैल्यू 2 में 3. ये मेथड क्या करेगा, वहां से मेरा प्रोग्राम मेन से निकल के इस मेथड, इस कैलकुलेटर के इस मेथड में आ जाएगा. ये वैल्यू पास करेगा 2 + 3 ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा 2 + 3 5 और रिटर्न कर देगा. रिटर्न अब वापस कहाँ होगा, जहां से ये मेथड कॉल हुआ था यहाँ पे. सो 2 + 3 इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 की जगह इस मेथड की कॉलिंग दे दी. आप चाहें तो इसको एक सिंपल वेरिएबल के अंदर रख के भी प्रिंट करवा सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कॉल करवा सकते हैं. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. आप लोगों के नेम कॉल करूंगी, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम चैट पे मुझे सेंड कर दे. सैयद अल्तमश हुसैन, सैयद अल्तमश हुसैन, अब्दुल बासित जफर, सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद रजा, अहमद इकबाल,
अहमद इकबाल, मोहम्मद शफात खान, मोहम्मद शफात खान, हमजा अकबर, हमजा अकबर, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, हमजा मैंने इतनी दफा आपका नेम कॉल किया है, कहाँ थे आप? सैयद मोहम्मद अली हुसैन, अब्दुल राफे सिद्दीकी, सुमेरा महफूज, सुमेरा महफूज, दानियाल अहमद, ओके, सैयद मोहम्मद असद, सैयद मोहम्मद असद, अच्छा अली आपका भी मैंने नेम कॉल किया है, मोहम्मद ज़ईम कुरैशी, गयूर अहमद, ओके, हमजा आसिफ, सादुर रहमान, अच्छा जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई है वो दोबारा से रीज्वाइन नहीं करेंगे, जिन लोगों की अटेंडेंस रह जाएगी क्योंकि 1 मिनट रह गया, आई डोंट थिंक सो कि सबकी अटेंडेंस हो सकती है, ठीक है, तो जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो दोबारा से नेक्स्ट सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनकी रह गई है वो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करेंगे और अपनी अटेंडेंस लगवा के फिर हम 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आयशा इरशाद, आयशा इरशाद, मुस्तफ़ा अहमद, ठीक है, दोनों की अटेंडेंस लग गई है, आयशा की भी मुस्तफ़ा की भी। मोहम्मद मुनीम कुरैशी, ठीक है, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो नेक्स्ट सेशन पे दोबारा रीज्वाइन नहीं करेंगे, जिनकी रह गई है वो नेक्स्ट सेशन पे फौरन ज्वाइन कीजिएगा, अटेंडेंस मार्क करके फिर हम 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी खुर्शीद, जिसका नेम कॉल कर रही हूँ वो अपना अटेंडेंस सेंड करे। सैयद मोहम्मद गाजी, मोहम्मद रमीज, सुमेरा राशिद, सुमेरा राशिद, ओके प्रेजेंट। मोहसिन शबीर, प्रेजेंट। तलहा जब्बार, प्रेजेंट।